बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके से, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार चल रही है और खबर यह आ रही कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। एक आतंकी को मार गिराया गया है। सेना और पुलिस का ये साझा ऑपरेशन है जो लगातार चल रहा है। पिछले 36 घंटे में 10 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और बता दें कि एक हफ्ते में ये आंकड़ा और भी आगे चला गया है। 10 दिन में 7वां एनकाउंटर है। सोमवार को भी शोपियां के पिंजौरा इलाके में 4 आतंकियों को ढेर किया गया था। रविवार को 5 आतंकी मारे गए थे। पिछले 6 एनकाउंटर्स की अगर बात की जाए तो 18 आतंकी मारे जा चुके हैं। ये जो खास तौर पर इलाका है वो शोपियां का सुगु इलाका है। शुजाउल हक इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शुजा, जानना ये चाहेंगे अभी फिलहाल तस्वीर क्या, क्योंकि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, बावजूद इसके कि देखा जाए पिछले अगर कुछ एनकाउंटर्स की बात करें तो कुल 18 आतंकी मारे जा चुके हैं 6 एनकाउंटर्स में। जी बिल्कुल, ये एनकाउंटर सुगु इलाके में आज सुबह ही शुरू हुआ है। शुपेन का ये हिंडामा इलाका है, साउथ कश्मीर में पड़ता है और बताया जा रहा था कि 2 से 3 के होने की आशंका थी। पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था, तभी ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। मैं आपको बता दूं कि एक बगीचा है जहां पे इन सारे मिलिटेंट्स को घेरा हुआ है और इस वक्त एक के मारे जाने की खबर है, जबकि सुरक्षा बल कह रहे हैं कि फायरिंग लगातार जारी है। 2 और मिलिटेंट्स के होने की अभी भी आशंका है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसे इनकाउंटर्स हो रहे हैं। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में ही लगभग 18 से ज्यादा ऐसे मिलिटेंट्स को मार दिया गया है। अगर इस साल की बात करें तो अब तक करीब 90 से ज्यादा मिलिटेंट्स को ऐसे इनकाउंटर्स में कश्मीर घाटी में मार दिया गया है। तो जहां इनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है, वहीं मिलिटेंसी भी चल रही है। मैं आपको हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस चीज को रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि मिलिटेंसी के हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल भी लगातार अपने एनकाउंटर्स में तेजी ला रहे हैं। शुक्रिया शुजा, आप नजर बना रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। तो शुजाउल हक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अभी वहां पर तस्वीर क्या, एनकाउंटर लगातार चल रहा है, एक आतंकी को मार गिराया गया है। आगे बढ़ेंगे। एलएसी विवाद पर आज भारत चीन के बीच एक बार फिर से बैठक होने के आसार हैं। दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हो सकती है और इस बीच खबर यह है कि लद्दाख के गलवान में चीन ने अपने पैर 2.5 किलोमीटर पीछे खींच लिए हैं। तो दोनों देशों के बीच आज मेजर जनरल स्तर की बातचीत होगी। आपको बताएं कि इससे पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बार बातचीत का कुछ असर निकला नहीं और इससे पहले चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। भारत ने क्लियर कह दिया था कि जो अप्रैल वाली स्थिति है उसी को बरकरार रखा जाए। इससे पहले जब 4वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह गए थे बातचीत करने के लिए, जब पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के बीच जो लगातार तनाव है वो लगातार जारी है और ये बातचीत हुई थी। डिप्लोमेटिक स्तर की भी बातचीत हो चुकी है, मिलिट्री स्तर की भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अब आज एक बार फिर से बातचीत। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, अब जो आज की बातचीत है इसके मायने क्या है, वो भी ऐसे में जबकि चीन ने अपने कदम 2.5 कदम पीछे अपने पैर हटा लिए हैं। अब ऐसे में आज की इस बातचीत से क्या उम्मीदें निकाली जाएं? नवजोत, जो 6 जून को मोल्डो में जो बातचीत थी भारत और चीनी सेनाओं के बीच में, उसके कुछ अच्छे संकेत आने शुरू हुए थे, जिसके तहत चीन खासतौर से 3 इलाकों में, यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और हॉट स्प्रिंग के पास 2 किलोमीटर उसने अपने कुछ सैनिकों को पीछे किया था और भारत ने भी अपने इलाके में सैनिकों की संख्या पीछे घटाई थी। अब उसी को देखते हुए आज से फिर एक बार जो लोकल कमांडर स्तर की बातचीत है, यानी कि जो 4 ऐसे स्पॉट हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर चीनी सेना आकर बैठी हुई है, उसमें 3 जो स्पॉट हैं, हॉट स्प्रिंग के अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15, इसके अलावा पेंगोंग शो लेक, तो इन 4 जगहों पर आज लोकल कमांडर स्तर की बातचीत शुरू होने जा रही है, जिसमें ब्रिगेड लेवल की बातचीत होगी। और यानी कि जो लोकल कमांडर हैं, जो कि स्पॉट पर मौजूद हैं, जिन 4 इलाकों में चीनी सेना अगर बैठी हुई है, उन 4 जगहों के जो लोकल कमांडर हैं वो आपस में बातचीत की कोशिश करेंगे। हालांकि भारत की जो कुछ और लोग हैं वो त्रिशूल में भी मौजूद हैं, तो कोशिश की जा रही है कि अब इस मुद्दे को एक बार फिर से लोकल कमांडर के स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तो इस लिहाज से आज से ये बातचीत शुरू होगी, जिसमें ब्रिगेड और उसके अलावा मेजर जनरल लेवल के स्तर की भी बातचीत होगी। तो ये एक तरह से पिछले दिनों में भारत का जो सैन्य और राजनीतिक दबाव रहा है नवजोत, उसी का परिणाम है कि चीन अब बातचीत टेबल पर एक बार फिर से लौट रहा है और इस मसले का जो हल है उस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिए। काफी इंपॉर्टेंट है आज की भी ये बैठक। आपको बताएं कि इससे पहले 10 बार की बातचीत हुई, फिर डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत हुई, फिर मोल्डो में एक बातचीत हुई, अब उसके बाद ये वाली बातचीत जो कि काफी अहम मानी जा रही है। चीन के साथ विवाद में भारतीय कूटनीति का असर भी देखने को मिल रहा है। चीन सेना अब बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं सीमा पर तनाव कम करने को लेकर आज दोनों देशों के बीच एक और अहम बैठक हो रही है। चीन के साथ जिस LAC विवाद ने सीमा और सियासत का पारा गर्म कर रखा था, वहां पर भारत की कूटनीति रंग लाती दिख रही है। लद्दाख में चीन की सेना धीरे धीरे पीछे हट रही है, वहीं सीमा पर तनाव कम होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना गलवान वैली, PP-15 और हॉट स्प्रिंग इलाके में 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे तक हट गई है। ये सभी इलाके पूर्वी लद्दाख में पड़ते हैं। गलवान वैली के इलाके में चीन ने जो वेसल और नौकाएं तैनात की थीं, उसे हटा लिया गया है। भारतीय सेना भी इस इलाके में पीछे हटी है और अपने वाहन वापस लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। दोनों पक्ष के कमांडरों की आपस में हॉटलाइन पर बात हुई है। भारत की सैन्य टीम चुशुल इलाके में पहले से मौजूद है ताकि चीनी पक्ष को बातचीत में शामिल किया जा सके। यहाँ तक LAC से ट्रुप्स का हटना ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और दोनों सेनाओं को पीछे हटने में इससे और बड़ा भरोसा आएगा दोनों सेनाओं में और जल्दी इसका हल निकलेगा। जहाँ तक पीछे बैठे ट्रुप्स हैं डेप्थ में, वो मुझे नहीं लगता कितने आसानी से जाएंगे, क्योंकि उनको वहां पर बिठाया ही इसीलिए गया था मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए। सीमा पर तनाव कम जरूर हुआ है, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर आज डिविजनल कमांडर स्तर की एक बार फिर बातचीत हो सकती है। अगर आज बैठक नहीं हुई तो कल बैठक होने की संभावना है। दोनों देशों ने आपसी सहमति और बातचीत के आधार पर सीमा विवाद निपटाने की बात दोहराई है। सूत्रों के मुताबिक 6 जून की बैठक में दोनों पक्षों में जो बात हुई, उसी आधार पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता होने जा रही है। पैंगोंग इलाके को लेकर दोनों पक्षों में बात फंस रही है, जिसे सुलझाने की कोशिश जारी है। ये चीन का प्रयत्न है कि समय को खरीदना, बाय टाइम, और जो टेम्पररी पीस, शांति हिंदुस्तान के साथ करना, ताकि वो भयभीत है कि हिंदुस्तान यदि एंटी चाइना प्लेटफॉर्म करता है और आर्थिक रूप से चीन को सजा देने की कोशिश करता है तो चीन की परेशानियां बहुत बढ़ जाएगी। पैंगोंग के 4 फिंगर इलाके में चीनी सेना डटी है। हालांकि अन्य इलाके में उनके पीछे हटने की खबरें आई हैं। 4 फिंगर इलाका हमेशा से भारत के एकाधिकार में रहा है, लेकिन पिछले दिनों चीनी सेना टेंट और गाड़ियों के साथ यहां टिक गई। भारत ने भी इस पर कड़ा विरोध जताया और अपनी फौज लगा दी। भारत सीमा को लेकर पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। भारत की नीति रही है कि हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। इन सभी हलचलों के बीच भारतीय फौज सावधान है और पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत की ओर से बड़े स्तर पर हर किसी स्थिति से निपटने की तैयारी की गई है। अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। चारधाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने इजाजत दे दी है। फिलहाल स्थानीय लोग ही यात्रा में शामिल हो सकेंगे, लेकिन इस बीच मंदिर समितियों ने सरकार को फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से यात्रा को टालने की मांग की गई है। अस्सी दिनों का इंतजार खत्म हुआ और खत्म हुई भक्तों की अपने आराध्य से दूरी। पूरे देश के ज्यादातर मंदिर खुल गए हैं। भक्ति और आस्था का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। मंदिर खुलने के साथ ही अब इस कड़ी में चारधाम यात्रा के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की सहमति के बाद उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने इस पर फैसला ले लिया है।
लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी सीमित तादाद में ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तय किया गया है कि यात्रा शुरू होते ही हर रोज बद्रीनाथ धाम में 1200, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। कोरोना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है। 30 जून तक सिर्फ स्थानीय लोग ही यात्रा में शामिल होंगे। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही मंदिर खोला जाएगा। यात्रियों को अपने रुकने की व्यवस्था खुद करनी होगी। टोकन सिस्टम से होंगे दर्शन, निःशुल्क दिए जाएंगे टोकन। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करना होगा। पुलिस स्ट्रिक्टली लागू करेगी जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और बाकी जितने भी कोरोना के जो लॉकडाउन के जितने भी नियम हैं उनको ढंग से लागू करेगी। सर, धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति हो गई, उसको देखते हुए पुलिस किस तरह की होगी? वो भी वही सोशल डिस्टेंसिंग सबका सब जगह पालन करना जरूरी है। मास्क वगैरह सब जगह सार्वजनिक स्थानों पे लगाना जरूरी है। इस सब का 100% पालन कराया जाएगा। सरकार तैयार है, लेकिन यात्रा को लेकर स्थानीय स्तर पर अभी एक राय नहीं है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर समिति ने सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। विरोध की वजह कोरोना के संक्रमण के फैलने का डर है। बाहर से ये लोग यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में तो अभी तक किसी प्रकार का कोई संक्रमण है ही नहीं है। यहाँ पे संक्रमित तो कोई है ही नहीं है। ये तो बीमारी सब बाहर से आ रही है। तो आपको एक बार पुनः इस पर विचार करना चाहिए और ताकि चार धाम यात्रा पर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर श्रद्धालु आता है तो कहीं न कहीं ये फिटनेस लोग जो है यहाँ पर संक्रमण के दायरे में निश्चित तौर पर ही आएंगे। विरोध के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मंदिर समिति से बात करने के लिए अधिकृत किया है, ताकि यात्रा को लेकर एक राय बन सके। हमने ये कहा कि जो वहाँ के पुरोहित समाज है और जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उन सब से बातचीत करिए आप लोग और उसके बाद हम उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि सीमित मात्रा में, नियंत्रित मात्रा में हमको वहाँ पर यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से तमाम आशंका और सवाल अभी भी खड़े हैं। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को अलर्ट रहने की हिदायत के साथ उत्तराखंड सरकार और प्रशासन हर मुमकिन तैयारी में जुटा है। यही वजह है कि शुरुआत में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही इजाजत दी गई है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ओमकार बहुगुणा, उत्तरकाशी आज तक। लद्दाख में हिमाकत कर रही चीन की सेना अब बुरी तरह से फंस चुकी है। एक निष्पक्ष अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक अगर चीन भारत में युद्ध की नौबत आती है तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा। शायद इस रिपोर्ट ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इस निष्पक्ष रिपोर्ट ने चीन की कमजोर नस का विश्लेषण किया है, जिसके चलते चीन के लिए भारत से भिड़ना महंगा पड़ सकता है। आनन फानन में जारी किया गया चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो। भारत से तनातनी के बीच माइंड गेम वाला चीन का शक्ति प्रदर्शन। वीडियो भी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया। चीन ने दिखाया कि उसके सैनिक, टैंक और साजो सामान तिब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन का माहौल बनाने वाला यह वीडियो उस वक्त सामने आया जब भारत और चीन के बीच चुशूल मोल्दो में कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में चीन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो अपने सैनिकों को जरूरत पड़ने पर जल्द से जल्द नियंत्रण रेखा पर भेज सकता है। चीन के इन सैनिकों ने हुबेई प्रांत से लद्दाख के करीब LAC तक की दूरी तय की, वो भी उस दौरान जब भारत चीन के बीच सीमा पर तनातनी जारी थी। वहां पहुंचने के बाद ये सैनिक भारत की सीमा के उस पार तिब्बत के दक्षिण पश्चिम पठार पर युद्धाभ्यास में शामिल हुए। चीन ने दुनिया भर के कैमरे लगाकर वीडियो शूट कराया, जबरदस्त प्रोडक्शन किया और तैयार होते ही सरकारी मुखपत्र के जरिए इसे जारी कर दिया। सोचिए, चीन ने आखिर ऐसा तब क्यों किया जब लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए
बेहद अहम बातचीत शुरू हुई थी। बात सिर्फ भारत चीन तनातनी की नहीं है। दरअसल ये वो रिपोर्ट है जिसने चीन को शायद हिलाकर रख दिया है। मार्च में आई ये रिपोर्ट भारत के खिलाफ चीन की हालत को साफ साफ बताती है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित हार्वर्ड केनेडी स्कूल की निष्पक्ष रिपोर्ट चीन को बता रही है कि वह भारत को 1962 वाला भारत समझने की भूल ना करे। यह रिपोर्ट बताती है कि यह भारत 2020 का भारत है। इस निष्पक्ष रिपोर्ट ने भारत और चीन दोनों की सैन्य तैयारी और सामरिक साजो सामान का गहराई से विश्लेषण किया है। एशिया के दो महाशक्तियों की ताकत और उसके इस्तेमाल की उनकी क्षमता पर यह रिपोर्ट चौंकाने वाले दावे करती है। रिपोर्ट ने भारत और चीन दोनों की सैन्य तैयारी का विश्लेषण भौगोलिक आधार पर किया है और जो नतीजे सामने आए हैं वो चीन के पैरों तले जमीन खिसका सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात बिगड़े और भारत और चीन के बीच युद्ध की नौबत आ जाए तो भारत चीन पर 20 साबित होगा। अपनी उत्तरी सीमा पर भारत चीन को धूल चटा सकता है। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए रिपोर्ट ने इन बातों को आधार बनाया है। चीन की कमजोर नस है बिखरे बिखरे सैन्य साजो सामान, तिब्बत के झिंझियान में उपद्रव, चौंकाने की क्षमता नहीं। इस विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन के लिए यह संभव नहीं कि वो अपने सैनिकों को रूस की सीमा से हटाकर भारत की सीमा पर लगा दे। उस सीमा को चीन किसी हाल में असुरक्षित नहीं छोड़ सकता है। चीन को तिब्बत के झिंझियान में उपद्रव का सामना करना पड़ रहा है। इस उपद्रव से निपटने के लिए ही चीन की सेना पूरी नहीं पड़ रही है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में चीन पर भारत का पलटवार भारी पड़ सकता है। अगर भारतीय वायुसेना ने चीन पर धावा बोल दिया तो उसके लिए इस हमले से निपटना मुश्किल हो जाएगा। भारत के सैन्य ठिकाने अलग अलग हैं। चीन से निपटने के लिए तैनाती की गई है। एलएसी पर 2,25,000 सैनिक तैनात हैं। इस रिसर्च में इस बात पर गौर किया गया है कि भारत ने अपनी तैनाती चीन से निपटने के लिए की है, वहीं उसने अपनी वायुसेना और थल सेना के ठिकाने अलग अलग रखे हैं। यही नहीं, ऊंचे पहाड़ों पर चीन से दो हाथ करने के लिए भारत के पास लद्दाख स्क्वाड जैसी सेना है। इसके अलावा उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा पर भारत ने खास तौर पर युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाली सेना तैनात कर रखी है। कुल मिलाकर ये निष्पक्ष रिसर्च भारत के आत्मविश्वास पर मुहर लगाती है। भारत की उस बात को पुख्ता करती है कि चीन उसे 1962 का भारत समझने की भूल कतई न करे। ये 2020 का भारत है। देखिए गौरव, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एक बहुत पवित्र सब्जेक्ट है। उसके लिए भारत कभी पीछे नहीं हटेगा और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार है, अलर्ट है, प्रिपेयर्ड है और किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। इस स्टडी ने दोनों देशों की परमाणु क्षमता पर भी गौर किया है। भारत पहले परमाणु हथियार का प्रयोग न करने की नीति पर चलता है, लेकिन जवाबी हमला करने से उसे कोई नहीं रोक सकता और चीन की रणनीति बनाते समय इसकी आशंका हमेशा ही रहेगी। रिसर्च के मुताबिक भारत ने अपनी वायुसेना, थल सेना और नौसेना को इतने अलग अलग और गुप्त ठिकानों पर लगा रखे हैं कि चीन के लिए हालात और भी मुश्किल हैं। रिसर्च की अगुवाई करने वाले फ्रैंक ओडॉनल ने हालांकि सावधान भी किया है। उनके मुताबिक चीन ने सैन्य अभ्यास के बहाने लद्दाख की सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। अब भारत को अपने खुफिया तंत्र को उसी तरह सक्रिय कर देना चाहिए जैसा उसने करगिल के दौरान किया था। चीन अपने घर में उथल-पुथल और दुनिया भर में कोरोना की वजह से घिरा हुआ है। ऐसे में वो भारत से तनातनी बढ़ाकर ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक भारत से भिड़ंत हुई तो चीन चौंकाने वाली कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह साफ है कि ये 2020 है, 1962 नहीं। अंकित कुमार, दिल्ली, आज तक। 2020 के भारत से भिड़ने वाले चीन को अंदाजा नहीं था कि उसे भारत से इतनी कड़ी चुनौती मिलेगी। सैन्य तैनाती के साथ साथ भारत ने जैसी कूटनीतिक घेराबंदी की, उससे चीन सुलह के रास्ते पर ही आ गया है। पहले दौर की गंभीर बातचीत के बाद वो पूर्वी लद्दाख में 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया।
पूर्वी लद्दाख में चीन को पीछे हटना पड़ा है। भारत से तनातनी के बीच चीन को 3 जगहों पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। वहीं तनातनी को कम करने के लिए भारत ने भी अपने सैनिकों को पीछे लिया है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग में 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटी है। लद्दाख में चल रहे सैन्य विवाद के बीच 6 जून को मोल्डो में भारत और चीनी सेनाओं के बीच हुई बातचीत से कुछ अच्छे संकेत आने शुरू हो गए हैं। गलवान नाला के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 में चीनी सेना की कुछ टुकड़ियां 2 किलोमीटर पीछे हटी हैं, जबकि भारत ने भी अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे किया है। माना जा रहा है भारत के बढ़ते सैन्य और राजनयिक दबाव के बीच चीन ने ऐसा किया है, लेकिन भारत अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत दोनों तनातनी कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान अलग अलग इलाकों में जहां दोनों सेनाएं आमने सामने थी, वहां से वो अब पीछे हट रही हैं। 1962 के बाद कोई डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं हुई, कभी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। तो आज ये नया प्रॉब्लम एक स्टार्ट करने का कोई मकसद नहीं पाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में तो हम अपनी पोजीशंस में स्टिक करे रहें कि वो जो है चाइनीज ट्रूप्स जो है उस वहीं पे वापस जाए जहाँ पे ये इंकर्शन से पहले वो थे। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते भारत चीन के बीच सैन्य स्तर पर अगले दौर की बातचीत होने वाली है। सूत्रों की माने तो अलग अलग इलाकों में बातचीत बटालियन कमांडर स्तर पर हो रही है। दोनों कमांडर हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में ही चीन की हरकत शुरू हुई थी और अब वही चीन इन इलाकों में बातचीत के शुरुआती दौर में शामिल है। ये भारत के कड़े रुख का ही नतीजा है। दूसरी तरफ भारत बातचीत को भी मौका देना चाहता है, लिहाजा भारतीय सेना की टीम चुशूल में मौजूद है और बड़े अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते हुए ऐसी बातचीत में मदद कर रही है। सूत्रों की माने तो यही टीम चीन से अगले दौर की बातचीत करेगी। ये बातचीत अगले कुछ दिनों में हो सकती है। चुशूल में सेना के कमांडरों के बीच कई बैठकें होने वाली हैं। डिफेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट है, मिलिट्री लेवल्स में मीटिंग होती रहेगी और ये मीटिंग्स जरूरी भी है क्योंकि वो पुराने पोजीशंस पे कंप्लीटली नहीं गए हैं। तो ऑब्वियसली पेट्रोल्स भी जाएंगे, पेट्रोल क्लैशेस भी हो सकता है और सिचुएशन अगर मीटिंग्स ना हो तो और भी खराब हो सकता है। इससे पहले चीन के हिस्से में मोल्दो में भारत चीन के बीच कमांडर स्तर पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया जा चुका है। इस ब्रीफिंग के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस बिपिन रावत की रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई थी। रक्षा मंत्री को बताया गया था कि चीन ने नियंत्रण रेखा पर 5000 से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। वहीं उसने सैन्य साजो सामान भी जुटा लिया है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।